जय श्री महाकाल। पिछले 2 वीडियो में हमने जाना प्रथम भाव में जो भी राशि रहेगी उस राशि के स्वामी भी अगर पहले भाव में रहेंगे तो किस तरीके से हमें उसका भाव का विचार मिलेगा। तो इस संदर्भ में हम लोगों ने सबसे पहले प्रथम राशि मेष, वृषभ और तीसरी राशि मिथुन, चौथी राशि कर्क, पांचवी राशि सिंह और छठी राशि कन्या, इन 6 पर हमने पूर्ण तरीके से उसे समझने की पूरी कोशिश की थी। अब हमारे पास बची हुई 6 राशियां हैं, उसे भी हम पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम पहुंचेंगे तुला राशि पर। अब यहाँ फिर से आप ध्यान से देखिए कि ब्लू बॉक्स में जो भी आपको हाउस लिखे हैं ये कभी भी नहीं बदलते हैं। तो पहले से लेकर 12वें हाउस तक ये इसी तरीके से राउंड करते करते ये अपने जगह पहुंचते हैं। अब ये कुंडली तुला लग्न तुला राशि की बनी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। तो जहां पर भी 7 लिखा रहेगा वो तुला राशि को रिप्रेजेंट करेगा। अब तुला राशि के स्वामी हुए शुक्र। तो जब भी शुक्र तुला राशि में पहले हाउस में बैठेंगे तो बली हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो स्वयं के घर में बैठे हैं। हमने पिछले वृषभ, जब ये वृषभ की बात हो रही थी तब हम लोगों ने देखा था कि शुक्र किस तरीके से हमें भाव का फल देते हैं। अब ये जो वृषभ है तुला राशि में 8वें हाउस का मालिक बन के बैठा है। तो ये निश्चित बात है कि शुक्र कुंडली में 2 हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला हो गया तुला राशि जो कि अभी ये पहले हाउस में बैठी है। अब उसका दूसरा हाउस वृषभ राशि जो कि 8वें हाउस में बैठे हैं। तो यहाँ पे पहले राशि में यानी व्यक्ति को, जातक को आपको पहला और 8वें राशि का मिला जुला भाव का विचार मिलेगा। तो सबसे प्रथम हम शुरू करते हैं शुक्र ग्रह हमें क्या देते हैं। तो शुक्र ग्रह, वीनस ग्रह हमें भौतिक सुख प्रदान करती हैं। ये भौतिक सुख हमारे डिजर्व, हमारे संपन्नता, हमारे कला शोहरत, हमारे भोग विलासिता या आप बोले सौंदर्य, काम वासना और ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट करती है। तो जहां पर भी शुक्र बैठेंगे वो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स जातक को प्रदान करती है। तो ये अपने आप परमानेंट मेमोरी में रख लीजिए कि शुक्र जहां पर भी बैठेंगे ये उनका पूरा का पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स साथ में चलता है। ठीक है। और अब हमको देखना है कि शुक्र वृषभ में ना होके तुला राशि में बैठे हैं। तो तुला राशि का जो सिंबल है, यहाँ तुला हमें दिख रहा है, इस तुला को रिप्रेजेंट करना है। तो तुला राशि हमारे पास में रिलेशनशिप को बैलेंस करने का प्रेजेंट करती है।
तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि आपकी जो भी डिजायर, आपका जो भी भौतिक सुख है, उसके साथ साथ तुला राशि, तुला लग्न वाले रिलेशनशिप को भी बैलेंस करेंगे। ये इनकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई है। ये ब्यूटी और लग्जरी चीजों को तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन उसे बैलेंस करके लेंगे। वृषभ वाले थोड़े से जिद और ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं, पर तुला वाले ज्यादा लेने की कोशिश भौतिक सुख को नहीं करेंगे। ये बैलेंस रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं। तो याद रखें कि तुला राशि में जब शुक्र होगा तो इन्हें बहुत ही शोहरत, बहुत ही ऐश और आराम सब कुछ मिलना है। लेकिन वृषभ जो कि 8वें हाउस में होने के कारण आपके पास में इसको कभी कभी कुछ लोग इसे गड्ढे का हाउस भी कहते हैं, जहां पर बहुत डिफिकल्टी पर डिफिकल्टी आदमी को, व्यक्ति को मिलती है। तो शुक्र भगवान जब यहाँ से यहाँ पर बैठ रहे हैं तो यहाँ की जो परेशानियां का हल भी यहाँ बैठ के देंगे। अब परेशानियां का हल आपको मिलना है, लेकिन उसके साथ पहले परेशानी मिलेगी और उसका हल भी यहाँ पर बैठे शुक्र आपको दे देंगे, क्योंकि ये सेंटर एपेक्स की बात होगी। फर्स्ट हाउस में व्यक्ति को ही हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो जब सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति शुक्र के द्वारा है तो उसके लिए हर चीज बहुत अच्छे तरीके से रेमेडी बना के वीनस आपको दे देगा, लेकिन साथ में प्रॉब्लम भी जरूर रहेगी। तो देखते हैं प्रॉब्लम के लिए, जब यहां से ये चीज पहले हाउस में जाती है तो 8वें घर में शुक्र भगवान के कारण जातक के जीवन में अचानक घटनाएं, अचानक परिवर्तन होगा। ठीक है, अब इसको उसे मैनेज करना है, क्योंकि ये जो हाउस है अचानक वाला हाउस है। अचानक ही उसको बहुत कुछ धन मिल सकता है, अचानक ही बहुत कुछ धन का प्रॉब्लम भी इसमें मिल सकता है। लेकिन जातक का वीनस भगवान कहाँ बैठे हैं? वो बैठे हैं पहले हाउस में। तो जातक के लिए वो पूरी रेमेडी बना के रखेंगे कि उसको कहीं से भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ की चीज बैलेंस करने के कंसेप्ट में ये चीज पॉसिबल है कि आपके पास सारी दुविधाओं को यहाँ से जो जाएंगी, 8वें हाउस से दुविधा जाएगी, उसे वो बैलेंस करके रखेंगे। और हर परिस्थितियां जो कि ऊपर और नीचे, अप डाउन होती रहेंगी, उसमें से जातक सफलता पूर्वक बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज को आप समझने की कोशिश करें कि जब भी आपके कुंडली में या किसी और के कुंडली में शुक्र यहाँ है तो हम अक्सर यहाँ की बात करते हैं, हम पहले हाउस की बात करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि शुक्र यहाँ है तो ये वृषभ राशि की तरफ ध्यान नहीं देगा, वृषभ राशि की तरफ भी वो ध्यान देगा, बल्कि शुक्र की जो 7वीं दृष्टि है वो भी आपको यहाँ पर ध्यान देगी। तो शुक्र यहाँ पर बैठा है तो जरूर ये यहाँ पर भी आपको देखना पड़ेगा। शुक्र की 7वीं दृष्टि कहाँ पर रहेगी? आपकी पार्टनरशिप पर रहेगी। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान दें। मैंने शायद पिछले उसमें बताना भूल गया था, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि पिछले बार मैंने कन्या के लिए बोला था, तो कन्या में भी बुध की 7वीं दृष्टि जो है वो आपके पार्टनरशिप की तरफ भी ध्यान देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बुध की तरफ था ये, उसके बाद में सी लग्न में भी 7वीं दृष्टि है। ठीक है, तो 7वीं दृष्टि सूर्य की डायरेक्टली पर आपके पार्टनरशिप पे आती है। इसी तरीके से चंद्रमा में कर्क राशि में भी ध्यान दें कि ये 7वीं दृष्टि में ही आपको पार्टनरशिप की तरफ फोकस करेगी।
ठीक है। तो यहाँ पे हम तुला की तरफ देख रहे हैं, तो तुला की भी, आपकी शुक्र भगवान की भी केवल एक ही दृष्टि होती है, वो 7वीं दृष्टि होती है, तो वो यहाँ पे आपकी तरफ देखेंगे। ठीक है। यहाँ शुक्र का बल ज्यादा हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो अपने घर में विराजमान है। जो भी ओनर अपने घर में विराजमान रहेंगे तो वो एक तरीके से ज्यादा अपने आप में एनर्जी महसूस करते हैं। हम किराए के घर में रहते हैं तो भाई हम ज्यादा ऊंची आवाज में, या हम ज्यादा लड़ाई करने के, या हम मैनेज करने का बहुत सिंपल ढंग से काम करते हैं। हम ऐसा कोई नहीं कर सकते कि ये हमारा घर है और हम वहां के ओनर है, हम वहां पे ओनर नहीं है। तो ये बात को जरूर आप ध्यान में रखिए। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि यानी 8वें राशि की बात करते हैं। तो देखिए ध्यान से, 8वीं जो राशि है वो वृश्चिक राशि है, और यहाँ पर भी आप ध्यान से देखिए कि हमारा जो ब्लू कलर का बॉक्स है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 12वें तक सभी अपने ही जगह में है, वो अपने स्थान नहीं बदलेंगे। ये घर के नंबर है, सीरियल नंबर है, ये फिजिकल नंबर है। हर घर का एक एड्रेस होता है, वो बदल नहीं सकता है। उसके अंदर में जो मालिक है वो बदल सकता है। आज किसी एक व्यक्ति ने घर बनाया और उसकी रजिस्ट्री उसके नाम से हुई, सपोज उसको किसी कारण से घर बदलना है या बेचना है, तो दूसरा उसका रजिस्ट्री करेगा और वो अपने घर का मालिक बनेगा। तो यहाँ पे आपका जो भी राशि है वो बदलती रहती है, और उसके साथ ग्रह भी बदलते रहते हैं। तो एक ही हाउस में बहुत तरीके से आपको अप डाउन मिल सकता है। कभी कभी ये देखने में आता होगा आपको कि कोई हाउस का हमने बहुत अच्छे तरीके से उसको बढ़ते क्रम में देखा, बहुत खुशियां वहां पर देखी, पर कुछ समय बाद हो सकता है कि वहां पे कुछ आपके दूसरे मतलब मालिक आ गए, तो वहां पे हो सकता है कि कुछ दूसरे कारण से उनको उतनी खुशियां नहीं मिल पा रही हैं। तो हर घर हर एक के लिए फलित नहीं होता है, उसको हमें पूरी समझदारी से लेना पड़ता है, तभी वो घर उसको फलित होता है। नहीं तो वहां पे उसको बीमारी लग जाएगी, या वहां पे कोई चोर उचक्के आ जाएंगे, यहाँ पर कुछ आपका ब्लैक वर्क हो जाएगा। तो इस तरीके की चीजें हर घर में हो सकती हैं जहां पर इस तरीके का हमको प्रॉब्लम आती है, तो तुरंत हमें वो घर को वहां से छोड़ना चाहिए। हमें फलित नहीं हो रहा है तो हमें वहां से छोड़ना चाहिए। तो ये आपको समझदारी आनी चाहिए कि कौन सा घर किसके कारण से फलित, आपका ही घर है लेकिन हमें उसको समझना है कि फलित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको वहां शांति मिल रही है, आपके परिवार को शांति मिल रही है, आपके बच्चे को वहां पर प्रोग्रेसिव कंसेप्ट में बढ़ रहे हैं, ये सब चीजें देखनी पड़ेगी, क्योंकि आप घर के मालिक हैं तो आपको ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी। तो चलिए हम वृश्चिक की बात करते हैं। तो वृश्चिक अब राशि यहाँ पर बैठे हैं जिनको अपनी जिंदगी अपने अंदाज में जीना है, क्योंकि भाई इनको मंगल का पूरा वर्चस्व प्राप्त है। तो मंगल यहाँ पे उच्च होके, मतलब मंगल यहाँ पर स्वराशि होके बैठे हैं। तो मंगल हमें, जो मैंने आपको पहले वर्ष आपके ये मेष राशि के लिए बताया था, वही चीज फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मंगल ग्रह हमें सबसे पहले तो एनर्जी देंगे। इट ऑलवेज गिव्स एनर्जी टू द नेटिव। यहाँ पे माई डिटर्मिनेशंस आर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मेरा जो डिटर्मिनेशन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा, जो कि मैं अपने एक बात पर यस करा तो उसे मैं पूरा करके ही मानूंगा। मैं किसी भी चीज को रूल कर रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, तो मान के चलिए कि उसका मेरे ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल है। मैं भाई सेनापति जैसा काम करना चाहता हूँ। मैं जो भी काम राजा से लिया हूँ वो मेरे अंडर में जो भी हैं वो सब ही रहेंगे, लेकिन मैं सेनापति होने के कारण मेरा डिसीजन सर्व एपेक्स रहेगा, और मेरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव
पावर है वो भी बहुत गजब की रहेगी। यानी मैं किसी को प्रॉब्लम भी नहीं दूंगा। ऐसा नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मेरे पास है तो मैं आपको बोलूं कि भाई ठीक है तुमको ये हानि मैं दे रही हूं, ऐसा नहीं है। ये आपका खुद का मंगल का है कि वो किसी को भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। उसके बाद में उनको इस तरीके का सेंस ऑफ पावर, ये पर्पस भी पता रहता है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वृश्चिक राशियों पर अगर मंगल यहाँ पर बैठे तो उन्हें किस प्रकार का भाव का विचार मिलता है। तो बेसिकली वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो व्यक्तियों के लिए एक्चुअल में हम देखें तो ऐसे व्यक्ति मंगल होने के बाद वो बहुत ही गुप्त व्यक्ति हो जाते हैं, यानी बहुत ही अपने कॉन्फिडेंस व्यक्ति हो जाते हैं। मतलब इनके बारे में कोई नहीं जान सकता है। वृश्चिक जब मंगल यहाँ पर बैठ जाएगा तो मान के चलिए कि ऐसे व्यक्ति को कोई भी नहीं जान पाएगा कि ये क्या एक्चुअल में करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली ये नहीं चाहते, कदापि नहीं चाहते कि उनका जीवन और उनका कार्य सार्वजनिक रूप से सामने आए। ये कभी नहीं चाहते कि ये जो कर रहे हैं वो पब्लिकली हो। ये जो भी करेंगे वो प्राइवेट करेंगे, अपने घर के लिए करेंगे, अपने फैमिली के करेंगे, अपने बच्चों के लिए करेंगे, जो भी इनको करना बेस्ट वो करेंगे। उसमें किसी का भी नजर इनको पसंद नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान से रखें कि ऐसे व्यक्ति अपने आप में इस तरीके से भाव को समझदारी से रखें और ये हर समय तैयार रहते हैं परिवर्तन करने के लिए या फिर परिवर्तन में ही जीना ज्यादा इनको पसंद होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो मंगल है आपको एक तो गुप्त है, किसी से बातचीत नहीं हो रही, किसी से कुछ बात नहीं कर पा रहे, क्या है क्या नहीं है, बस ये जो कर रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ मान के अपने आप को कर रहे हैं। तो ये परिवर्तन तो होगा ही। जब भी आप खुद का डिसीजन ले रहे हैं तो वो कभी अच्छा भी हो सकता है, कभी खराब भी। तो परिवर्तन और परिवर्तन से भरे जीवन के लिए ये पूर्ण तरह से तैयार रहते हैं। अब इसके बाद जो मेष राशि है वो कहां पर आ रही है, देखिए ध्यान से, ये आ रही है मंगल के पास आ रही है। यानी मंगल यानी मेष के पास भी इनका कंट्रोल है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बहुत सी बाधाओं यानी बहुत से विवाद और बहुत सी बीमारियों का ये हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे मंगल के कारण जातक हमेशा एक्चुअल में अपने लक्ष्यों के तरफ, हो सकता है कि ऐसे लोग सोल्जर बने, ऐसे लोग मेडिकल से जुड़े, है ना, ऐसे लोग हो सकता है कि अगर सूर्य और शनि और तेज हो तो ऐसे लोग जज की तरफ भी जा सकते हैं। तो नॉर्मली हम ये देखते हैं कि मंगल यहाँ से अपनी सारी चीजें इस वृश्चिक के तरफ लेके जाता है। तो मंगल के अंदर जो एक डिटर्मिनेशन, जो एक ड्राइव करने का कंसेप्ट है, ये सारा का सारा ये छठवें हाउस से फर्स्ट हाउस में लेके जाता है। तो इस तरीके के विचार वृश्चिक के साथ मंगल के लिए आते हैं। अब हम देखते हैं धनु राशि या धनु लग्न के लिए। तो यहाँ पे अब हमको केवल दो ही ग्रह को और समझना है, क्योंकि गुरु महाराज के 2 हाउस अब बचे हैं और शनि महाराज के भी 2 हाउस अब बचे हैं। तो गुरु महाराज के कौन कौन से हाउस हैं? पहला हाउस है धनु का और दूसरा हाउस है मीन का। तो ये 2 हाउस धनु के हो गए और ये जो 10 और 11 हाउस है ये हैं आपके शनि के हाउस। तो अब हमें देखना है सबसे पहले धनु जब फर्स्ट हाउस में बैठा है और जब वो लग्न पे बैठा है, प्रथम हाउस में बैठा है और अपने साथ गुरु को लेके बैठा है। तो अब देखिए कि यहाँ पर क्या विचार बाहर आते हैं। तो सबसे पहले हम विचार करेंगे गुरु महाराज का। ठीक है, तो गुरु महाराज हमें क्या
प्रदान करते हैं। तो सबसे पहला प्रदान है सौभाग्य प्रदान करते हैं। ये बात को आप बिल्कुल परमानेंट मेमोरी में रखिए। गुरु जिसके लिए भी हूँ, सबसे पहले तो वो सौभाग्य प्रदान करते हैं। गुरु महाराज व्यक्ति को अपार धन, अपार विलासिता भी प्रदान करते हैं। गुरु महाराज प्रसिद्धि और शक्ति के लिए भी माने गए हैं। गुरु महाराज के कारण व्यक्ति को पद और कैरियर भी प्राप्त होता है। हम समराइज कर सकते हैं, हम इसे पूरा यहाँ पर निचोड़ निकाल सकते हैं कि गुरु महाराज के कारण व्यक्ति के जीवन में प्रगति प्रगति और प्रगति ही होती है। ठीक है, तो जिस व्यक्ति के गुरु का बहुत ही आदर और आशीर्वाद हो, तो वो व्यक्ति का प्रगति होना निश्चित ही लिखा हुआ है। और गुरु जब पहले हाउस में बैठे हैं तो व्यक्ति के लिए काम करेंगे ना। पहला हाउस किसका है? व्यक्ति का हाउस है। तो हम यहाँ पहले हाउस पर ही फोकस कर रहे हैं। इसी तरह हर हाउस का अपना कुछ अलग यूनिक भाव होता है। यहाँ पे हम पहले भाव को समझ रहे हैं। तो पहला भाव खुद व्यक्ति का सेल्फ होता है। तो यहाँ पे व्यक्ति गुरु महाराज के कारण अत्यधिक दार्शनिक हो जाएगा। ठीक है, अत्यधिक दार्शनिक हो जाएगा, अत्यधिक धार्मिक हो जाएगा। जो मतलब व्यक्ति है धार्मिक हो जाएगा, अत्यधिक दार्शनिक हो जाएगा और अपने दर्शन और अपने ज्ञान से लोगों को मार्गदर्शन देगा। मतलब वो बहुत अच्छे से टीचर बन सकता है, काउंसलर बन सकता है, अच्छा रिसर्च गाइड बन सकता है। तो ये एक्चुअल में उन सब को आगे बढ़ाने की इनके अंदर में मोटिवेशन रहता है कि किस तरीके से हर एक व्यक्ति को एक फायदा मिले। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि गुरु महाराज सभी के लिए एक गुरु की तरह काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी व्यक्ति होगा, चाहे वो लड़की हो या फिर कोई लड़का जेंट्स हो या फीमेल हो, सबके लिए गुरु महाराज के कारण उसको ये एक शक्ति मिलती है कि वो गुरु में अपने आप को सक्षम मानता है और सभी को वो एक बहुत अच्छी शिक्षा भी देता है। अब गुरु महाराज यहाँ पे सेंटर में तो बैठे ही हैं, अब 12वें हाउस के भी मालिक होके यहाँ पर पहले हाउस पे बैठे हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पे जो गुरु महाराज हैं वो देखिए 2 हाउस के हो गए, एक तो 9 और धन 12, ये 4th हाउस के हो गए। तो 4th हाउस किसका है? 4th हाउस इस व्यक्ति के सुख का है, इस व्यक्ति के माता का है। तो अब क्या है कि जातक की जो माता का उसके स्वयं के व्यक्तित्व पर और जातक के विकास पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माता जी भी यहाँ पर आके विराजमान हो गई हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जातक की जो माता है और उसके स्वयं के व्यक्तित्व में बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। वो अपनी माता जी को बहुत अधिक रिगार्ड देगा। माता जी के कारण उसमें बहुत जो एनर्जी है वो बढ़ने लगेगी। तो उसको जो भी मिल रहा है, सौभाग्य मिल रहा है, अपार धन मिल रहा है, प्रसिद्धि मिल रही है, पद कैरियर मिल रहा है, सारा का सारा उसकी माता के कारण ही मिल रहा है और माता के कारण ही उसे आगे पूरे जीवन में प्रगति मिलेगी और मिलती रहेगी। तो धनु राशि और धनु लग्न वालों के लिए मेरे ख्याल से बहुत ही माता का इनके ऊपर योगदान है। जरूर माता जी को आप प्रणाम करिए और दिल से उन्हें रिगार्ड दीजिए। अब हम बात करते हैं मकर के लिए शनि महाराज का यहाँ पे पूरा योगदान होगा। और शनि महाराज कुंडली में जब यहाँ पर विराजमान हैं तो जरूर ये और एक हाउस के भी
ओनरशिप लेके रखे हैं, जो है कि दूसरा भाव। तो दूसरा भाव किसका है? ये है धन का भाव, ये है उनके फैमिली, नेटिव के फैमिली का हाउस, है ना। तो यहाँ पे इसे समझना पड़ेगा कि किस तरीके से शनि महाराज जातक को क्या क्या प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले देखिए शनि महाराज की कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से कि शनि महाराज का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। हम हर बार समझते हैं कि शनि के कारण हमें कुछ नहीं मिल रहा है, शनि के कारण हमें बहुत दिक्कत है, डिफिकल्टी है, बहुत सारी चीजें शनि के महाराज के कारण हमारा दिमाग पूरी तरीके से सुस्त हो जाता है, व्यक्ति भी सुस्त हो जाता है। तो ये क्यों हो जाता है? वो इसलिए हो जाता है तो यहाँ पे ये सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि शनि महाराज की जो चाल होती है, गोचर जो होता है, वो बहुत ही धीमा होता है और वो एक राशि में बहुत समय तक बैठे रहते हैं और उनका जो कार्यक्रम है वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो व्यक्ति के चाल में भी हर चीज धीमी हो जाएगी। वो पूर्ण तरह से जब तक अपने आप को एक्टिव नहीं रखेगा तब तक बहुत सारी डिफिकल्टी उसको आती है। वो परिणाम के तरफ भी उसको बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि शनि महाराज का जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो तात्कालिक नहीं होगा, इंस्टेंट नहीं होगा। वो एकदम से चटमगनी पट बिहा वाला कंसेप्ट नहीं हो सकता है। वो बहुत धीरे धीरे ही आपको रिजल्ट देंगे। हालांकि आपके आयु को, आपके दुख को, आपके रोग और पीड़ा को वो बहुत अधिक नॉर्मलाइज कर देंगे। आयु आपकी जरूर बढ़ाएंगे, आपका दुख को भी बहुत डाउन कर देंगे, आपके रोग को भी डाउन, आपकी मतलब ये शनि महाराज का अपना प्रदान करने का एक तरीका है। ठीक है, ये हर व्यक्ति को अलग अलग बैठने के बाद अलग अलग उसे प्रदान करेंगे। यहाँ पे शनि महाराज जो रहते हैं या शनि महाराज के साथ में वैज्ञानिक या तकनीकी या लोहा, खनिज, तेल, इस तरीके का इनको बहुत ही गुण मिले हुए हैं। तो ऐसे व्यक्ति को, ये व्यक्ति को इस तरीके की चीजें अपार दे सकते हैं कि व्यक्ति विज्ञान में काम कर सकता है, तकनीकी हो सकता है, टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के साथ जुड़ सकता है, लोहा माइनिंग के तरफ जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे उसे लोहा और खनिज के बारे में भी हो रहा है। हो सकता है कि वो इन सब चीजों को मतलब अपने, हो सकता है कि वो कोई मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति घर बनाना चाहता है तो वहां पर भी लोहे की जरूरत पड़ सकती है। तो वो जहां जहां लोहे की जरूरत पड़ेगी उस चीज को ये बहुत अधिक आपको गुण प्रदान कर सकते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो ये कर्मचारी हो गए या सेवक हो गए या जेल जैसे आपके पास में बहुत आपको इस तरीके की चीजें बहुत मतलब रिफरेंस लेके काम करना पड़ेगा। आपके ये कर्मचारियों में लोहा, ये कर्मचारियों में शनि का बहुत ही योगदान है। जो भी कर्मचारी हैं वो शनि के ही दास हैं। वो सेवक भी जो आपके पास होंगे, जो आपके लिए काम कर रहे हैं, वो भी एक शनि के ही दास है। यानी आपको जब भी ये सब चीजें दिख रही हैं वो शनि का ही वहां पर एक्चुअल में देखा जाए तो वहां पर वो उसको रूल कर रहे हैं। जेल जैसी चीज है वहां पर भी इसी, क्योंकि जेल मतलब आपको आपके कर्म की पूरी तरीके से फल मिलना। अब आपका कर्म जिस प्रकार से है वो वहां पर आपको फल मिल रहा है। तो आप देखेंगे कि इस तरीके की चीजें शनि महाराज के पास रहती हैं और वो व्यक्ति को देंगे।
अब मकर राशि वालों को जब शनि यहाँ पर बैठेंगे तो वो स्वराशि हो जाएंगे और उनका बहुत ही अधिक इनपुट और आउटपुट जो है वहां पे लोगों के द्वारा दूसरे लोगों से बेस्ट हो सकता है। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि मकर राशि और मकर लग्न वालों के लिए जब भी शनि पहले हाउस में बैठा है तो जो व्यक्ति है वो लोगों से ज्यादा जीवन में कठिन परिश्रम कठिन संघर्ष करेगा, तब उसको बहुत कुछ मिलना है, उसे अपनी जिंदगी में पूरा संघर्ष ही करते जाना है। उसके पास में इम्पोर्टेंट 3 कीज मिलते हैं। पहला की क्या है, वो समर्पण की भावनाएं उनके अंदर आ जाती हैं, दृढ़ संकल्प की भावनाएं उनके अंदर आ जाती है, उनके अंदर कड़ी मेहनत करने का एक जज्बा आ जाता है। तो इनको हर चीज जो इन्होंने की है वो पहले लाइफ के पार्ट में नहीं मिलती है, क्योंकि इन्हें तपना पड़ेगा, इन्हें बहुत अधिक उसमें अंदर जाके उसे स्किल्ड करना पड़ेगा। तो ये 36 ईयर यानी कि नेक्स्ट पार्ट लाइफ का जब स्टार्ट होगा तब से ये बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होते दिखेंगे। ये अपना जो भी कार्य है उसे सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करते हैं, से प्रयास करते हैं कि सबसे उत्तम तरीके से अपना कार्य हो। जब तक वो उत्तम तरीके से नहीं होगा ये संघर्ष करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। तो शनि की अपेक्षा ये बहुत ही इनको कृपा करता है। तो ये बात होगी इनके शनि के जब यहाँ पर बैठेगा। अब शनि जो है कुंभ यानी कि दूसरे हाउस में भी है, धन के भी हाउस में है। तो यहाँ पे जब धन ये पहले हाउस में आ गया यानी दूसरे हाउस की चीजें कहाँ आ गई, ये पहले हाउस में आ गई। तो इनको जो धन है वो स्वयं के प्रयास से ही मिलेगा। ठीक है, ये बात निश्चित समझे, इनको कोई भी धन इस तरीके से नहीं मिलेगा, बिना प्रयास के नहीं मिलेगा, इनको प्रयास करना पड़ेगा। ये निश्चित है कि यहाँ पे धन बहुत इनके पास रहेगा, ये धन के बहुत बड़े अच्छे रिच पर्सन रहेंगे, लेकिन इनका जो धन है वो खुद की अपनी मेहनत का ही धन रहेगा, जिसे वो पूरी तरीके से संघर्ष करते हैं तभी उनको मिलेगा। तो ये पूरी बातें मकर के लिए थी। तो मकर के जितने भी जातक हैं वो इस बात को समझ लें कि उनके पास धन की कमी नहीं है, क्योंकि उनका पूरा संगठन तो यहाँ से आ ही रहा है, लेकिन उनको यहाँ पे जो चीजें हैं थोड़ी देर से सब चीजें मिलेंगी और उनको कोई भी इस तरीके का डिप्रेशन या कोई भी उनको घबराने की जरूरत नहीं है। अपना एक बेस्ट जितना दे सकते हैं आप अपने आप को मोटिवेट रखिए, अपना आप का डिटर्मिनेशन को बढ़ा के। अब आते हैं शनि महाराज की बेस्ट राशि जिसको कुंभ राशि कहते हैं। तो यहाँ पे कुंभ राशि में शनि महाराज अपने आप को बहुत ही बेस्ट मानते हैं। तो अगर शनि महाराज की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो ये तो सेम ही रहेगी जो मकर की थी, जैसे कि इनकी चाल सबसे धीमी है, परिणाम देर से आएगा, आयु दुख रोग पीड़ा यहाँ पे इस तरीके से वो आपको ज्यादा मतलब आयु ज्यादा देंगे, दुख रोग पीड़ा पर थोड़ी सी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। आपका विज्ञान तकनीकी लोहा खनिज तेल ये सिमिलर टू मकर जैसा ही रहेगा, क्योंकि शनि है, शनि तो बदले नहीं है, शनि शनि है। तो यहाँ पे आपको ये कर्मचारी सेवक जेल ये सारी चीजें जो है कॉमन टू ऑल रहेंगी। अब डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि यहाँ पे शनि महाराज रहने के कारण आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा। आपको ज्यादा मेहनत वाली जो बात मकर में थी उससे थोड़ा रिलैक्सेशन है, आपको थोड़ी देर के लिए मतलब आराम करने का मौका मिल सकता है। मकर वालों को तो वो मिलेगा ही नहीं, मिलेगा बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन आराम करने के लिए कुंभ वालों को थोड़ा आराम करने के लिए समय मिल सकता है। और
जो कुंभ राशि वालों का रहेगा या कुंभ के साथ शनि का रहेगा, ये एक्चुअल में जो भी कार्य करते हैं वो दूसरों को बेहतर बनाने के लिए उनका कार्य चलता रहता है। ये अपना जो कार्य है दूसरों को बेहतर बनाने के लिए इनके पास सबसे ज्यादा इनोवेशन होता है। ये बहुत नए विचार के होते हैं और इनके पास विचार अनंत 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 हैं। मतलब आप ये बात को समझ लीजिए कि ये हर दिन एक नया विचार लेके आने में सक्षम हैं और उसमें कोई थकान इनको महसूस नहीं है। पुराने विचार को भी ये कर रहे हैं और नए विचार को भी ये साथ लेके आएंगे और ये जहां पर भी रहेंगे बड़े संगठन के साथ ही रहेंगे। जहां भी ये रहेंगे बड़े संगठन में ही ये काम, बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़े इंस्टीट्यूट या बड़े इंडस्ट्री में ही ये काम करेंगे क्योंकि इनमें सक्षम है कि ये बड़े समूह का नेतृत्व उनको आप एडमिनिस्ट्रेशन भी इनके हाथ में बहुत हो सकता है। तो ये छोटे मोटे लोग नहीं हैं, ये बहुत ही ज्यादा अपने आप में मतलब 1/10 यानी 10 के बराबर होते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि शनि महाराज का और एक हाउस है, वो है मकर राशि और ये मकर है 12वें हाउस में। तो 12वां जो हाउस है ये लॉसेस का हाउस है, ये आपके लॉसेस का हाउस है और यहाँ पे हो सकता है कि ये फॉरेन लैंड को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कि इनका कामकाज ज्यादातर बड़ी विदेशों से भी इनके पास आ सकता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें कि लॉसेस लॉसेस हैं, उसको किस तरीके से आप माइंडली काम करें। आप जितना हो सके उसे समझदारी से लें और उसको बहुत एनालिसिस करें, तब जाके यहाँ पर इसको काम लगाएं। नहीं तो मेहनत है और लॉसेस लॉसेस है। तो मेहनत के बाद अगर पूरी लॉसेस है तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अब आते हम इस पूरे 12 राशियों की बात करते करते देखिए अब हम पहुंच गए हैं आखिरी राशि पर जिसका नाम है मीन। यानी यहाँ पे आपको देखना है कि मीन जब पहले हाउस में बैठा है तो ये मीन लग्न की कुंडली हो गई है और मीन लग्न के जो ओनर होते हैं, ग्रह के ओनर होते हैं, वो गुरु महाराज ही होते हैं। तो गुरु महाराज का 2 जगह यहाँ पे कंट्रोल है, पहला तो है धनु राशि में और दूसरा है मीन राशि में। तो जब भी मीन राशि में बैठे हैं तो ये 10वें भाग को भी देखेंगे, यानी कि जातक को ये अपने साथ रख के और ये जो कैरियर का हाउस है उसे भी ये अपने पास ही खींच के लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे गुरु महाराज के हम गुण की बात करें तो ये हमें क्या प्रदान करते हैं, ये हमें सौभाग्य, ये हमें अपार धन और विलासिता प्रदान करते हैं, हमें प्रसिद्ध बनाते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, हमारे पद और कैरियर के तरफ पूरा का पूरा हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे जीवन को प्रगतिमय बनाने में पूरा इनका योगदान होता है। अब ये कैसे धनु से और गुरु मीन राशि वाले अलग होते हैं इसको हम ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पे भी आपको मैं बता दूं कि धनु और मीन लग्न वाले लोग भी ये भी बहुत आध्यात्मिक और कलात्मक होते हैं। ये यहाँ पे बहुत यूनिक बात है कि मीन राशि वाले लोग अध्यात्म और कलात्मक व्यक्ति होते, बहुत ही क्रिएटिविटी व्यक्ति होते हैं। इनको ध्यान करना, इनको योग करना ये बहुत ही अच्छा लगता है। इनके पास में इंट्यूटिव एबिलिटी एक्सेलेंट होती है, ये भाप लेते हैं कि क्या होने वाला है। इनके अंदर में जो 7th सेंस है बहुत ही एक्सेलेंट होता है। इन्हें इस तरीके का महसूस होता है कि अगले पल क्या होने वाला है।
ये सोचने से ज्यादा महसूस पर ध्यान देते हैं, यानी ये क्या महसूस कर रहे हैं उस पर इनका ज्यादा कंसंट्रेशन है। सोच क्या रहे हैं वो एक अलग बात है, उस सोचने के साथ ये क्या महसूस करते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो सोचने के बाद अच्छा महसूस करेंगे तो ही ये उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इनके अंदर में कला का एक बहुत इनकी क्रिएटिविटी जुड़ी हुई है। तो जब तक इनको महसूस अच्छा नहीं होगा तब तक ये काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे गुरु और मीन लग्न वालों के लिए ये इनबिल्ट हो जाता है कि वो कहीं से भी चीजों को क्रिएट करने में सक्षम होते हैं। और साथ में जब गुरु कैरियर के तरफ भी यहाँ पे पहले हाउस की तरफ आता है तो इसका मतलब ये हो गया कि नेटिव के लिए जो फील्ड है वो स्पिरिचुअल फील्ड वर्क इनको बहुत ही पसंद होता है। तो ही वेरी मच लाइक इन ए स्पिरिचुअल फील्ड ऑफ वर्क। और यहाँ पे मैं बताऊं सबसे यूनिक बात ये है धनु वालों के लिए ये था कि वो मदर से अफेयर मतलब रिलेट होते थे, और ये जो मीन वाले हैं ये फादर से रिलेट होते हैं। तो बेसिकली दे आर very much relate to their father। तो father molds the personality of the native। तो नेटिव की जो पर्सनालिटी है वो फादर के इन्फ्लुएंस से ही बनी हुई है। धनु वालों के लिए क्या था कि वो मदर से इन्फ्लुएंस थे, लेकिन मीन वाले जो हैं वो फादर से इन्फ्लुएंस हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा इस पूरे वीडियो में। तीसरे पार्ट है ये हमारा, पहला पार्ट, दूसरा और तीसरा पार्ट। इन पूरे पार्ट में हमने समझा कि किस तरीके से राशि जब पहले हाउस की होती है और उसमें उनका ओनर, उनका ग्रह भी बैठा हो, तो किस तरीके का हमें रुझान और किस तरीके का हमें विचार आते हैं। तो आप इन पूरे चीजों को ध्यान से समझिए और उसको अपने जीवन में आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। तो अंत में मैं यही बोलूंगा कि हमने इतने मन लगा के, ध्यान लगा के, मेहनत करके सब चीजें करी हैं। आप भी अपनी कुंडली को खोलिए और समझने की कोशिश करिए। आप जब तक नहीं सक्षम होंगे समझने के लिए तब तक ये सारी मतलब हमारी जो मतलब मेहनत है वो चलती रहेगी, जब तक कि आपके अंदर में ये सक्षमता नहीं आ जाती है। तो सभी जातक को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं भगवान का, महाकालेश्वर का हाथ जोड़ के विनय प्रदान करता हूं कि उनके ही आशीर्वाद से हम ये कार्य को सक्षम कर सके। तो जोर से बोलिए, मन से बोलिए, तन से बोलिए, जय श्री महाकाल।